किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो डिकोड किया जा चुका है। हम पिछले 3 दिनों से आपको ये बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी ताकतें आपके सामने रखे जो भारत के किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। आज इसका सबूत मिल चुका है। आज हमारे पास कनाडा के एक खालिस्तानी मो धालीवाल का 3 मिनट 18 सेकंड का एक वीडियो आया है जिसमें वो किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तान की बात कर रहा है, वो लोगों को भड़का रहा है। वो वही मो धालीवाल है जिसने क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग को टूल किट बनाकर दिया था, जो ग्रेटा ने ट्वीट किया था। इस टूल किट के बारे में हम आपको कल बता चुके हैं पहले भी कि इसमें भारत विरोध की क्या कार्यप्रणाली है, वो सब कुछ डिटेल में लिखी हुई थी। इस टूल किट पर खबर यह है कि आप दिल्ली पुलिस ने गूगल से वो आईपी एड्रेस और लोकेशन मांगा है जिसके जरिए सोशल मीडिया पर ये टूल किट वाले दस्तावेज बनाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूगल को इसीलिए लिख रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि किसने इन डॉक्यूमेंट्स को इनफैक्ट तैयार किया है, ये कहां से अपलोड किए गए हैं। पुलिस की जांच अपनी जगह है, लेकिन ये सबूत मिल चुके हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी अपना एजेंडा तलाश रहे हैं। आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है तब से यही तर्क दिया जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी विचारधारा नहीं है। लेकिन अब इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करके आंदोलन के पीछे की खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। यह है मो धालीवाल, कनाडा में रहता है और खालिस्तान का समर्थक है। मो धालीवाल के बारे में कल हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में बताया था कि मो धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की एक वेबसाइट चलाता है। ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के खिलाफ साजिश का जो टूल किट जारी किया था वो मो धालीवाल की इसी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही तैयार किया था। कल तक मो धालीवाल के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो खालिस्तान का समर्थक है और भारत विरोधी बातें करता है, लेकिन आज मो धालीवाल के विरोध के सबूत मिल गए हैं। ये वीडियो 26 जनवरी का कनाडा के वैंकूवर का है, जहां इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर मो धालीवाल अपने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने पहुंचा था। इस प्रदर्शन में उसने सीधे सीधे किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ा है। उसने कहा है कि अगर कृषि कानून कल वापस होते हैं तो ये कोई जीत नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी के साथ इस लड़ाई की शुरुआत होगी, ये यहाँ खत्म नहीं होगी। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये लड़ाई कृषि कानूनों की वापसी के साथ खत्म हो जाएगी तो वो इस आंदोलन से इसकी ताकत धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पंजाब से अलग हैं, आप खालिस्तान आंदोलन से अलग हैं, लेकिन आप नहीं हैं। मो धालीवाल ये कह रहा है कि अगर सरकार कृषि कानून वापस लेती है तो ये खालिस्तान आंदोलन की नई लड़ाई की शुरुआत होगी। वो यही नहीं रुका, खुलेआम लोगों को भड़काता रहा। उसने साफ साफ स्वीकारा कि उसके खुद के चाचा खालिस्तानी आतंकी थे। खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को लेकर इतने जोश में इसलिए हैं क्योंकि 40-50 सालों के बाद हम उस सच्चाई को देख रहे हैं जिसकी उन्होंने 70 के दशक में भविष्यवाणी की थी। वो एक स्वतंत्र धरती चाहते हैं ताकि हमें फिर ऐसे आंदोलन ना करने पड़े। सारे युवाओं से मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे के प्रति अपनी आंखें बंद मत करो, अपने दिल बंद मत करो, अपने दिमाग मत बंद करो। अगर आप किसी को ऐसा साइन लिए देखें जिसमें खालिस्तान लिखा हो तो सवाल पूछिए, समझिए कि क्या चल रहा है और वो लोग यहाँ क्यों हैं। कोई भी आतंकवादी नहीं बनना चाहता है। मैंने 90 के दशक में अपने चाचा को खोया है क्योंकि वो खाड़कू बन गए थे। दिल्ली से 11,500 किलोमीटर दूर बैठकर मो धालीवाल खुलेआम खालिस्तानी आंदोलन को भड़का रहा है, युवाओं को खालिस्तान आंदोलन की जानकारियां जुटाने को कह रहा है और सबसे बड़ी बात कि ग्रेटा थनबर्ग के माध्यम से भारत विरोधी एजेंडा फैला रहा है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है
एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है। हमने मो धालीवाल की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वेबसाइट पर जाकर देखा तो उसके परिचय में ही हमें एक ऐसी लाइन पढ़ने को मिली जो साफ साफ अपनी ऐसे टूलकिट बनाने की विशेषता को बता रही थी। लिखा था, सिस्टम के अन्याय और पक्षपात को ललकारने, चुनौती देने और नाकाम करने के लिए हम कंटेंट बनाते हैं, वर्कशॉप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी वो भारत के किसान आंदोलन में शामिल हैं। अभी हम उस किसान आंदोलन के साथ सक्रियता से जुड़े हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को किसानों के प्रति भारत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जागृत किया है। और इसी के बनाए टूलकिट को ग्रेटा थनबर्ग ने जारी किया था, जिसमें भारत विरोध की कार्यप्रणाली बताई गई थी। ग्रेटा के अलावा पॉप स्टार रिहाना, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भतीजी मीना हैरिस और पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया था, जिसके बाद ये सवाल उठे थे कि भारत के मामलों में विदेशियों का दखल क्यों। इसके खिलाफ भारत के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था। इन विदेशी सेलिब्रिटीज के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे। कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने ऐसे ही एक प्रदर्शन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने भारतीय किसानों के समर्थन में मानवाधिकारों की बात की और प्रतिक्रिया देखिए। पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी ऐसी ही तस्वीरें ट्वीट की और लिखा, मैं तस्दीक करती हूँ कि मेरी चेतना फिर जाग गई है और मैं आप लोगों की चिंता के लिए धन्यवाद देती हूँ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूँ। विदेश के इसी एजेंडे के खिलाफ पूरा भारत एकजुट हुआ था, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन ने देश की इसी एकजुटता पर सवाल उठा दिए हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में हमारे देश की तरफ से जब छक्का मारने वाले थे, जब सेंचुरी लगाने थे, तो ये किसान हर्ष उल्लास सब कुछ किए थे। सचिन तेंदुलकर जब फेल होते थे ये भी दुखी रहते थे। लेकिन मैं इन लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि आप ये सरकार की ये इस तरीके की साजिश में ना फंसे तो बेहतर होगी। आईने के सामने खड़ा होकर अपने को पूछो कि हिंदुस्तान में बहुत सारे घटना घटती है, ये सारे घटना में आप क्यों चुप्पी साधी रहते हो? ग्रेटा जैसी एक बच्ची लड़की हमें क्या डराएंगे? हम क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं? कोई अगर कोई दुनिया में कोई कोने में कोई कुछ बात कहे तो हमें इतना घबराहट क्यों होते हैं? सरकार इतना अपने को इतना कमजोर क्यों सोचते हैं? जितने कलाकारों ने, जितने सेलिब्रिटीज ने ये लिखा है, सबको हम बड़े सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन सच को सच कहो, गलत को गलत कहो, नहीं तो आपका जो फैन है वो भी थोड़ा आहत होंगे। अधीर रंजन को जवाब देने के लिए बीजेपी के मनोज तिवारी आए और आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशियों की मदद से राजनीति चमका रही है। अगर साहस हो रिहाना को और ग्रेटा को तो कह दे कि आपकी बार राहुल सरकार। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और कांग्रेस जो विदेशी लोगों से सहयोग लेकर के हमारे देश के कानून पे सवाल उठा रही है, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर विदेशी एजेंडा और साजिश का पूरा देश एक सुर में जवाब देता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसानों के मुद्दे पर एक तरफ संसद के बाहर सियासत चल रही है, दूसरी तरफ आज संसद के अंदर भी जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। सदन में मुद्दा भले ही किसानों का छाया हुआ था, लेकिन चर्चा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सदन में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। राज्यसभा की ये बहस आज आपको सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। इंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। अरे भैया, 15-20 साल तो हमने निंदक को ही साथ में रखा था। भगवान का सौदा करता है वो इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। वो बोल रहे कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला, उनके मुंह को क्या लगाना है, क्या ताला। मेरे पास उर्दू शेर और शायरी
आंकड़ों की जादू ये मेरे पास नहीं है। मैं नाटकीय ढंग से भी अपनी बात को नहीं रख सकता। मैं टूटा तो सब टूटेगा, मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा। मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। देश के माननीयों का मिजाज इन दिनों कुछ ज्यादा ही शायराना है। निंदक न्यारे रखिए। लेकिन इसी शेरो शायरी और कविता पाठ के बीच सदन में आज एक बार फिर कुछ तीखे शब्दबाण भी चले। क्या जाने, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में आज फिर किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है। हमारा अन्नदाता क्यों इस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की और सोचने की जरूरत है कि हमारे नेता जो है शरद पवार जी केवल कृषि मंत्री ही नहीं रहे, पूरे जीवन भर उन्होंने किसानों के भलाई के लिए काम किया है। और इसलिए जब पिछले सत्र में जब ये पारित होने के लिए इस हाउस में आए तो हम लोग सभी एक मत से हम लोगों ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। जल्दबाजी क्यों हो रही है? यही बात अगर हमारी मानी जाती तो आज जो पूरे हमारे दिल्ली के चारों ओर जो दृश्य देख रहे हैं वो देखने को शायद हमको नहीं मिलते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। पंजाब से आने वाले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जिस वक्त इस कानून को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही थी तभी उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ये डेथ वारंट होगा, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। उन्होंने ये भी कहा कि इसे 1.5 साल के लिए रोककर सरकार ने खुद माना कि यह कानून सही नहीं है। कृषि मंत्री तोमर ने उन्हें भी जवाब दिया। आप ये कानून को इन एम्बेंस रखते हो, उसका मतलब 1.5 साल के लिए ये कानून वापस हो गए। अगर ये वापस हो गए तो भैया क्या आप अकेला बूझ का सवाल बनाए बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा तब हम मानेंगे? आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है। अगर कमी है तो वापस क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री जी आज मौका है, दूजी बार तुसी प्रधानमंत्री बने हो, आज मौका स्टेट्समैन बनने दा। स्टेट्समैन जो लीडर होता है वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, दरिया तो नहीं होना चाहिए, उसको दरिया दिली दिखाइए। आज आपको स्टेट्समैन बनने की जरूरत है, प्रधानमंत्री तो आप सेकंड टाइम बन गए। आज सारा देश इंतजार करता है कि मोदी साहब कब आएंगे, वो तोमर साहब की बात पर यकीन नहीं करते। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए। सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। मैंने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। इसके बाद कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर शायराना अंदाज में शब्दबाण चलाए। जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। धन्यवाद। ये किसने किया? धन्यवाद। ये अटल बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं बार बार सुन रहा हूं कि आप बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहे, तानाशाह हो गए हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहता। तानाशाही ये होती है, तानाशाही ये होती है। आदरणीय जयराम रमेश जी, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे और तानाशाही वो नहीं थी, जेल गए वो बात दूसरी है। 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया, एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था। ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये होती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर भी नहीं था, उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था। ये तानाशाही होती है। आगे बढ़ने से रोके। अंदाज कभी तल्ख होता
तो कभी शायराना, लेकिन पूरा विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में था। बीजेपी सांसद और मोदी सरकार के मंत्री उन्हें जवाब दे रहे थे। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। तो कृपा करके बात को सुने, आलोचना को भी सुने। यही मौका है इस बात को आगे बढ़ने से रोकें। आज जो यहां होता है वो पूरी दुनिया देखती है। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए। एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था कि हमें उपदेश कर रहे थे कि निंदकाचे घर आसावे शेजारी। अरे भैया, 15-20 साल तो हमने निंदक को ही साथ में रखा था और उसके आधार पर ही तो हमने जो पड़ोसी का धर्म होता है उसको निभाया था। आपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आपने दोस्ती मोहब्बत एक से की और घर बसाने की बात आई तो दूसरे के साथ घर बसा रहे, तो हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं। शिवसेना से संजय राउत के तेवर भी सख्त थे। बोले, जिस तरह सच बोलने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा है वो अहंकार ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है, उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हमें मानते हैं। लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता। बहुमत बड़ा चंचल होता है। हर कोई उठता है, हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे ये अहंकार नहीं है, हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं। सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की। अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाएं। सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। दिल्ली में लाल किले में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन उस घटना को लेकर भी कांग्रेस और शिवसेना ने मोदी सरकार पर ही सवाल उठा दिए। किसान के संघर्ष को माननीय सरकार से आग्रह है, बदनाम मत करें। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। मैं टूटा तो सब टूटेगा, मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा। मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में लाल किले पर हिंसा हुई थी। दिल्ली पुलिस अब हिंसा करने वाले उपद्रवियों का पर्दाफाश कर रही है। दिल्ली पुलिस बारी बारी से इन लोगों के चेहरे उजागर कर रही है जो 26 जनवरी तक सड़क पर और लाल किले के भीतर उत्पात मचा रहे थे। कैसे हो रहा है ये मुमकिन, आप एक नजर डालिए। लाल किले पर हुई हिंसा के 10 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों की तस्वीरें ही जारी कर रही है। जो उत्पात दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को दिखा, अब उसी वीडियो से एक एक शख्स की तस्वीर को बेपर्दा किया जा रहा है। ये सभी अलग अलग वीडियो और सीसीटीवी में
हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग कैसे टिकट काउंटर का शीशा तोड़ रहे हैं। कईयों ने अपने हाथों में लाठी ली हुई है। दिल्ली पुलिस ने 45 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं और पुलिस को इन चेहरों की तलाश है। हमारे पास एविडेंसेस आते जा रहे हैं, हम उसका साइंटिफिक जांच उसका कर रहे हैं और उसी दौरान जो फुटेजेस है उसकी तस्वीरों को, दंगाइयों की तस्वीरों को साफ करके उनको पहचान करना हमारी अभी प्राथमिकता है। और यही करते हुए एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए हमने करीब 70 से ज़्यादा उपद्रवियों का तस्वीर हम साफ कर पाए हैं और उसको अभी पब्लिक डोमेन में वो चल रहे हैं ताकि उनकी पहचान हो पाए और जल्द से जल्द वो हम लोग उनको गिरफ्तार करने में सक्षम हो सकें। क्राइम ब्रांच ने फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट की मदद से वीडियो में से चेहरों की तस्वीरों को निकाला है। 2 दिन पहले ही 12 और उत्पातियों की तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी की थी। 8 के ऊपर इनाम का ऐलान भी हो चुका है। पुलिस आरोपियों के चेहरे सामने लाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का सहारा ले रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी इंसान को तस्वीर के जरिए ही पहचान लिया जाता है। ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है, आप कुछ ग्राफिक्स और तस्वीरों के जरिए हम बताना चाहते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी और अलग अलग वीडियोस से निकाली है। अब इन चेहरों की पुलिस जो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में तलाश करेगी, कुछ इसी तरीके से, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक चेहरा ये आया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसे जोड़ा जाएगा और कितने कोऑर्डिनेट्स, 100 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको जोड़ा जाएगा और फिर मिलकर एक डेटा बनेगा जिसमें चेहरे की 3D स्कैन, पुतलियों से नाक की दूरी, आंखों की गहराई, इन सब का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज की जाएगी और ये जो सिस्टम है ये इतना स्ट्रांग है कि इसमें जुड़वा लोगों की पहचान भी बहुत आराम से हो जाती है। मतलब 2 लोगों के फेशियल कोऑर्डिनेट जो है वो अलग ही होंगे और वो इसे पकड़ लेगा। इस केस में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है इसको आपको दिखाते हैं। देखिए ये जितनी भी डिटेल्स हैं तस्वीरों की, इसको पुलिस क्या करेगी, अपने डेटाबेस से मिलाएगी। कैसे मिलाएगी, देखिए पुलिस का अपना एक अपराधियों का डेटाबेस होता है जिसमें उनका पूरा एक बायोडेटा दर्ज किया जाता है। इसमें 50 से 1000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की तस्वीरें हैं और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी चेहरा पुलिस के उस डेटाबेस में मौजूद चेहरे से मिल जाता है तो फिर उसकी पूरी डिटेल जो है, जैसे नाम, पता, उम्र, पहचान, सब कुछ बाहर आ जाएगी और वो पकड़ में आएगा। इस प्रकार से फिंगरप्रिंट किसी एक आदमी के हैं वो जन्म से आखिर तक सेम रहते हैं, उसी प्रकार जो बॉडी के फीचर्स हैं किसी आदमी, पर्टिकुलर आदमी के फीचर्स नहीं चेंज होते। एजिंग के हिसाब से उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आ जाता है। सॉफ्टवेयर में जो अवेलेबल फोटोग्राफ्स हैं उनको अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डाल के जो बाकी डेटाबेस है उनसे वो कंपेयर करके उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये आदमी वो है कि नहीं है। अब तक 125 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन हिंसा के मास्टरमाइंड और साजिश की तह तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जिस दीप सिद्धू का नाम सामने आया वो भी फरार है। इसलिए पुलिस चाहती है कि इस तकनीक के जरिए ज्यादा से ज्यादा आरोपियों की जनकुंडली बाहर आ जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आपको बता दूं कि 5000 वीडियोस की इस वक्त पड़ताल कर रही है। इसमें पुलिस की सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, वायरल वीडियोस हैं, मीडिया के कैमरास भी, उनकी भी मदद ली जा रही है। दिल्ली पुलिस के कैमरास भी इसमें शामिल हैं और जनता से अपील के बाद जो उन्होंने अपने मोबाइल कैमरा में कैद किए हैं उन्हें भी हासिल कर लिया गया है और इन्हीं की पड़ताल के बाद यकीन मानिए पुलिस उन उपद्रवियों की पहचान कर चुकी है। वहाँ की कई सारी वीडियो फुटेजेस अब हमने कलेक्ट कर ली हैं, तो वो बहुत बड़ा डेटा है, उसको एग्जामिन करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसका हम लोग बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हम अपने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे उसको रन भी करेंगे और जिन जिन लोगों की उसके द्वारा पहचान होगी उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि 26 जनवरी जैसे समारोह में तत्काल अपराधियों की पहचान के लिए दिल्ली के लुटेंस जोन में 30 जगहों पर चेहरा पहचानने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जो सर्वर से अटैच थे। इनका मकसद था कि अगर समारोह में कोई अपराधी आता है तो उसकी तुरंत पहचान कर ली जाए और उससे पूछताछ की जाए। लेकिन समारोह के बाहर उपद्रवियों ने तांडव मचाया और अब सीसीटीवी से निकली तस्वीरों पर इसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है।
तो पुलिस बहुत जल्द इन लोगों की पहचान कर इनको सलाखों के पीछे डालने में कामयाब रहे। किसान 3 राज्यों को छोड़कर कल पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं, ये आपको मालूम होगा। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर सारी जगह पर चक्का जाम होगा। किसान कल पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर खास तैयारियां की है और हमारी जो अगली रिपोर्ट है आपको यही बताने के लिए है कि कल होने वाले चक्का जाम का असर किन किन पर पड़ेगा, किन लोगों पर पड़ेगा। पास में पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग वहां हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा। दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटकर खड़े और अपनी मांगों पर अड़े किसान कल देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। कल देश के तमाम राज्यों में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में किसान संगठन से जुड़े लोग चक्का जाम नहीं करेंगे। इन तीनों राज्यों में रहने वाले लोगों को किसानों के इस चक्का जाम से कल कोई मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में पूरे देश में किसान अपना चक्का जाम का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है कि उत्तराखंड और यूपी में ये चक्का जाम नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इन राज्यों में किसानों के चक्का जाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बंद ये करा, हमारे पास में पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग वहां हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा और हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेता है उसके साथ में है। हमारे में कोई मनमुटाव कहीं नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि कल का चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। इसमें एम्बुलेंस, पुलिस या फिर सेना के वाहन या फिर दूसरे सुरक्षा बलों की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। साथ ही उन वाहनों को भी आने जाने की अनुमति होगी जो किसी शादी विवाह समारोह से जुड़े होंगे। किसानों ने ये भी कहा कि स्कूल बस, बुजुर्ग और महिलाओं को असुविधा न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बाकी वाहनों के लिए 3 घंटे तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम रहेगा। दोपहर 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया जाएगा। पूरा भारत बंद है, पंजाब बंद होगा। 12 से 3 बजे तक सरकार के जो सारे दावे उसको उल्टा साबित कर देगा। देख लेंगे तो मर्जी कल भी कैसे कल पूरा भारत बंद होता 3 घंटे के लिए। सब जगह पर जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जो जिलों में विशेषकर, तो वहाँ के किसान वहीं पर करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी दिल्ली की सीमाओं पर किसान पहले से बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई चक्का जाम वाली स्थिति नहीं है। किसानों ने भले ही दिल्ली में चक्का जाम न करने की बात कही, लेकिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। ये जो चक्का जाम का कॉल फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के द्वारा दिया गया है, वो सारे भारत में दिया गया है। हालांकि उनका कहना यह है कि दिल्ली के अंदर उनका कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से एक वायलेट किया उन्होंने, जो परमिशन जिसके उन्होंने एग्री किया था, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचाया गया, उसके मद्देनज़र हम लोग जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर कड़ी सुरक्षा का इंतजामात वहाँ पे हमने किया है। तो कल का दिन बहुत अहम है, 26 जनवरी और अब 6 फरवरी। भारत की उस ताकत की अब बात करना ज़रूरी है जिसकी नुमाइश बेंगलुरु में पिछले 3 दिनों से चल रही है। इस एरो शो या एयर शो के जरिए दुनिया ने देख लिया है कि भारत की रक्षा तकनीक आधुनिक और कारगर दोनों है। वैसे तो ये एरो शो रक्षा तकनीक के कई सारे नायाब नमूने पेश कर चुका है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की साजिशों का जवाब देने वाले रक्षा उपकरण इस बार बेहद खास रहे। बेंगलुरु में दिखा भारत का दम। स्वदेशी हथियारों से
कांप उठे दुश्मन। डीआरडीओ ने इस एनजीआरएम मिसाइल को तैयार किया है। इसको भारत ने नाम दिया है रुद्रम गन। सुखोई Su-30 MKI उससे इसका टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब सरहदों पर आएंगे नए पहरेदार। ये बेंगलुरु में हुए एयर शो की कुछ झलकियां हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। दूसरी ओर सरहद पर बैठे हमारे दुश्मनों के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने अब ऐसे हथियार और पहरेदार तैयार कर लिए हैं जो चीन और पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब है। सबसे पहले देखिए इस अनोखे हथियार और पहरेदार को। बहुत हल्की है, 3 किलो इसका वेट है। कोई भी सैनिक इसको अपने कंधे पर, जैसे कि एक गन को टांग सकता है, जैसे AK-47 है, या अपनी इंसास राइफल, उस तरह से टांग के इसको ले जा सकता है। और ये इसको डिटेक्ट रडार की कोई जरूरत नहीं है। अगर सैनिक देख रहा है कि सामने कोई उसके ड्रोन आ रहा है, तो इस गन से उसको ट्रैक करके उसको न्यूट्रलाइज यानी कि मार गिरा सकता है। ये ड्रोन अगर इस शख्स के इशारे पर नाच रहा है तो इसकी वजह है इस शख्स के हाथ में मौजूद एंटी ड्रोन गन, जिसकी मदद से दुश्मन के ड्रोन को कभी भी कहीं भी गिराया जा सकता है। पिछले कुछ साल से पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए भारत में हथियार और नशे का सामान पहुंचाने में जुटा था, लेकिन इस ड्रोन गन के आने के बाद अब पाकिस्तान के इन करतूतों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। दिन में 3 बार 4 बार ये चीज जा सकती है, जिसमें हमें कोई मैन आदमी की जरूरत नहीं है। भले वो बर्फ गिर रहा हो, भले वो रात की बात है, डे नाइट बारिश, किसी भी वक्त में ये यूएवी, रोटरी यूएवी हमारी काम करेगी। ये रोटरी यूएवी देखने में यही है, यही एक्चुअल इसका साइज है इस रोटरी यूएवी का। इस रोटरी यूएवी में हम लोगों का टोटल जो लोड है, हम लोग 25 kg से 30 kg के करीब प्लान कर रहे हैं। एंटी ड्रोन गन अगर पाकिस्तान की करतूतों का जवाब है, तो चीन को जवाब देने के लिए तैयार है यह हेलीकॉप्टर ड्रोन। ये भले ही हूबहू हेलीकॉप्टर जैसा नजर आ रहा हो, लेकिन असल में ये एक ड्रोन है जिसे जमीन पर कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट किया जा सकता है। वैसे तो ये किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, लेकिन LAC पर चीन की हरकतों का ये सबसे करारा जवाब है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ड्रोन दुर्गम क्षेत्रों में सेना को सप्लाई पहुंचाएगा। LAC पर इसकी मदद से सैनिकों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है, जिससे LAC के उन दुर्गम इलाकों में सप्लाई आसान हो जाएगी जहां अभी सिर्फ घोड़े और खच्चर की मदद से पहुंचा जा सकता है। ये ड्रोन 17 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई वाली जगहों में भी सामान पहुंचा सकता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। अपनी खूबियों की वजह से यह भारत चीन सीमा की जरूरतों के लिए बेहद कारगर माना जा रहा है। ये मिसाइल हाल ही में जो भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है सुखोई Su-30 MKI उससे इसका टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। और इसलिए लिखा भी है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रह्मोस, आकाश और ये सब मिसाइलें जो हैं भारत ने, भारतीय वायुसेना थल सेना ने चीन से सटी हुई जो LAC है पूर्वी लद्दाख में, वहां पर तैनात की हुई है। और उन सब में भी ये NGRM मिसाइल जो है सबसे नेक्स्ट जनरेशन, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, ये बहुत कम देश हैं जिनके पास इस तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। बेंगलुरु में हुए एयर शो में इन नायाब हथियारों के अलावा भारत की ताकत का एक और नमूना देखने को मिला। ये था जंग में हथियार, जवान और तकनीक का अद्भुत संगम, जिसका नाम कैट सिस्टम यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग। कैट सिस्टम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और हम आपको बताते हैं कि यह सिस्टम क्या है। कैट सिस्टम में लड़ाकू विमान और ड्रोन मिलकर हमला करते हैं। इसे HAL ने तेजस लड़ाकू विमान के साथ मिलकर तैयार किया है। इसके लिए तेजस के साथ 3 ड्रोन लगाए गए हैं, जिन्हें वॉरियर, अल्फा और हंटर नाम दिया गया है। इसके अंदर एक ड्रोन के अंदर 4 बेबी ड्रोन आ सकते हैं और ये 4 बेबी ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की जो सीमा है, एयर स्पेस है, उसके बारे में जानकारी, सर्विलेंस पूरी दे सकते हैं। और साथ ही दिखाई दे रहा है एक कैट्स हंटर, जैसा कि नाम है इसका हंटर है। ये दरअसल एक हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव होगा, बम होगा, पेलोड है ये, और ये जाके इसको कंट्रोल करके दुश्मन की सीमा में जाके तबाही मचा सकता है। दरअसल तेजस के साथ इंटीग्रेट किए गए ये ड्रोन तेजस में बैठे पायलट की कमांड पर काम करेंगे और इनकी मदद से फाइटर पायलट दुश्मन को उसके ठिकाने तक गए बिना ही नेस्तनाबूद कर देगा। HAL के मुताबिक अगले 4 साल में यह सिस्टम वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। ये तस्वीरें जो हैं गर्वान्वित करती हैं। फुटबॉल के खेल में जब एक टीम अपनी रणनीति बनाती है तो विरोधी टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ एक खास तरह की योजना तैयार की जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण में कुछ ऐसा ही हो रहा है।
सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां वो बंगाल को कई सारी सौगात भी देंगे। बंगाल चुनाव में वैसे तो एक वोट की लड़ाई हो रही है, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए हर पार्टी अपने नफे और नुकसान के हिसाब से मोहरे रख रही है। मुस्लिम वोटों की ये जंग हाल ही में बने इंडियन सेकुलर फ्रंट की वजह से और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कोई इस पार्टी को अपने खेमे में करने के लिए बेचैन है, तो कोई इसके नाम पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा हुआ है। देखिए। कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। झूठ बोलने का वो बाटे। मोदी 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 मोदी, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में चरम पर है चुनावी शोर। तो सभी जानते हैं ये बीजेपी यूज एंड थ्रो करेंगे इनको। धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनसे पूछना, तो उनसे तो हम तो सलाह नहीं लेंगे। एक एक वोट के लिए लग रहा है जोर। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ममता जी की सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि विपक्ष को कुचलना। मुस्लिम वोटों के लिए छिड़ा है महासंग्राम। मुसलमान मतलब सारे इस्लामिक जिहादिस्ट है, ये छवि तो इसका तो असलियत नहीं है। हम बंगाल के परंपरा है जो ये कम्युनल एंगल में कभी हम लोग डिवीजन नहीं करते। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। मामला बंगाल का है, इसलिए मुस्लिम वोटों की अहमियत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर पार्टी इस बड़े वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा पाने की होड़ में है। अभी तक पश्चिम बंगाल में हमेशा से मुसलमान वोट की सियासत के कुछ लगभग निश्चित फॉर्मूले रहे हैं। इन फॉर्मूलों के आधार पर हर चुनावी मैदान में हर राजनीतिक दल अपना परिणाम स्थापित करने की पूरी कोशिश भी कर लेती है और उसी के आधार पर चुनाव भी लड़ती है। लेकिन इस बार फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी की एंट्री होने की वजह से ये गणित और ये फॉर्मूले लगभग बदलते नजर आ रहे हैं। जहां एक और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बन जाने से ये गणित बदल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुराने फॉर्मूले फेल होते नजर आ रहे हैं। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छा खासा असर दिखा सकता है। ये बंगाल की सियासी जमीन को पहचानने वाले जानते हैं। इसलिए अब कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आ रही है, जिसका सबूत है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अब्दुल मन्नान की ये चिट्ठी जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है, जिसमें लिखा है बंगाल की 30% मुस्लिम जनसंख्या में 90% बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, जो अब तक कांग्रेस के वोटर थे। अब इंडियन सेकुलर फ्रंट के आने से सभी सेकुलर पार्टियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह फ्रंट फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का है, जो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों में काफी लोकप्रिय है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में आईएसएफ को शामिल किया जाए तो यह गेम चेंजर हो सकता है। वैसे तो यह चिट्ठी एक कांग्रेस नेता ने अपने अध्यक्ष को लिखी थी, लेकिन इसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सार्वजनिक करते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ट्वीट किया, सेकुलर पॉलिटिक्स का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की अपनी बेकरारी छिपा नहीं पाए। उनकी चिट्ठी से तो यही लगता है कि हिंदुओं की कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी की ओर से चिट्ठी जारी होते ही पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में नया मोर्चा खुल गया। कांग्रेस ने इसे अपना अंदरूनी मामला बताया तो टीएमसी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और एक साथ भारत में रहना चाहते हैं, एक साथ पश्चिम बंगाल में सुख और शांति के साथ रहना चाहते हैं। वो लोग भी असेसमेंट करते हैं, हम लोग भी असेसमेंट करते हैं, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनसे पूछना, तो उनसे तो हम तो सलाह नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा पार्टी जो 136 साल से पार्टी चल गुजर रहा है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी
वो लोग को तो आज़ादी का लड़ाई भी नहीं किया और आज़ादी के बाद भी कभी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात नहीं करता। तीनों पार्टी एक मजबूत गठबंधन बना सकती है, आप कह रहे हैं। अब्दुल मन्नान ने चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और बीजेपी का हमला बेहद तीखा था, इसलिए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी बचाव करने के लिए मैदान में उतरे। वो अपना प्रपोजल डाले हैं, मनसा जताई है। हमारे पार्टी के वहाँ के कोई नेता मैडम सोनिया गांधी जी को ये वार्ता मतलब भेज चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ गठबंधन हो चुके हैं, हमारे साथ उनका सियासी चुनावी गठबंधन में फैसला हो चुके हैं, सीटों की फैसला हो चुके हैं, कोई इसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब ये एकदम प्राथमिक स्तर पे उन्होंने कोई अपना प्रपोजल दिए हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर छिड़े इस घमासान की असल वजह है मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये बंगाल की 125 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव में इन 125 सीटों में 90 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। बंगाल में 2016 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की जीत में 4 चांद लगा दिए थे, लेकिन पिछले 5 सालों में बंगाल में सियासी समीकरण काफी बदल गई है और बीजेपी इस बार मुस्लिम वोटों को बांटकर ममता बनर्जी को सत्ता में आने से रोकना चाहती है। वहीं दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करके किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही है। में आग लग गई है, भयंकर आग लगी है। कई घंटे बीत जाने के बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। 50 से ज्यादा गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। अभी वहां पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बिल्कुल रूबिका, दोपहर 1 बजे के करीब मानखुर्द मंडाला नाम का इलाका है जिसके कुर्ला स्क्रैप यार्ड में आग लगी थी। ये जो पूरा परिसर है, पहले तो बता दें कि इसी इलाके में मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है और इसी के ठीक बगल में कुर्ला स्क्रैप यार्ड था जहां पर कई गोडाउन थे और यहाँ पे स्क्रैप के सामान रखे जाते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा साबुन बनाने का काम होता था और बहुत सारे केमिकल ड्रम रखे गए थे। साथ ही साथ अवैध तरीके से भी कई कंपनियां, फैक्ट्रियां चली थी। उसी जगह पर यह आग लगी हुई है और 1 बजे आग लगी थी और 2:30 बजे इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई और अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि इसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये इतना बड़ा परिसर है और आसपास में डंपिंग ग्राउंड है, इतना बड़ा स्क्रैप यार्ड है कि इसमें पूरी मृत्युंजय, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहिएगा। 30 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। तस्वीरें कोलकाता से आ रही है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। दरअसल कल जेपी नड्डा की बंगाल में परिवर्तन यात्रा है, वो उसकी शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह जुड़ेंगे, फिर पीएम मोदी की भी रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर लगातार खूब चर्चाएं हो रही थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ रैली को इजाजत मिल चुकी है। और ये कुछ ताज़ा तस्वीरें जहां जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। परिवर्तन रैली यानी सीधा ममता बनर्जी के गढ़, या ये कह दीजिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की उम्मीद के साथ कल ये रैली। आपको दिखाते हैं हम बर्फ के सफेद कहर की वो तस्वीरें जिसने अमेरिका के ओहायो में सड़क के ऊपर गाड़ियों का कब्रिस्तान बना दिया है। भारी बर्फबारी की वजह से एक के बाद एक 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।